हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 19वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 18 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। शांभवी है क्या? वो बुदबुदाया और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। जब उसने देखा कि वो शांभवी ही थी तो उसने एक नज़र पूरे कॉरिडोर में डाली, फिर पीछे से उसके पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। शांभवी चिल्लाती इससे पहले ही उसने उसके मुंह पर हथेली रख दी। मैं हूँ, वो धीरे से बोला और उसे खींचकर अपनी केबिन में ले आया। उसने दूसरे हाथ से डोर को बंद कर दिया। शांभवी को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसने बोलने की कोशिश की लेकिन तब तक सारव ने दीवार से उसे लगा दिया और फिर उसके मुंह पर से अपनी हथेली हटाई। क्या है ये? आप क्यों ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने लगे हैं? शांभवी ने आंखें निकाली। ओ मिस उल्लू, ज्यादा आवाज मत करो। वाट? उल्लू? शांभवी ने उसे गुस्से से घूरा। हाँ, उल्लू के जैसे ही तो ये गोल बड़ी बड़ी आंखें निकालती रहती हो, और अब लड़की हो तो इसीलिए मिस उल्लू। आप ना ये अजीबोगरीब लॉजिक लगाना बंद कर दीजिए। आप ना पागल हो गए हैं, छोड़िए मुझे। उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन सारव उसके सामने से नहीं हटा। मैंने कौन सा पकड़ रखा है? देखो, मेरे हाथ तो दूर है। हाँ तो हटिए, मुझे जाने दीजिए। उसने सारव की छाती पर हाथ रखकर धक्का देने की कोशिश की। क्यों जाने दूँ? क्योंकि मुझे ये फाइल देनी है डीके सर को। हाँ तो चले जाओ, मैं नहीं रोक रहा। उसने कहा तो शांभवी ने फिर से उसे धक्का दिया, लेकिन वो उसे हिला नहीं पा रही थी। अले अले अले, क्या हुआ? माई क्यूट लिटिल प्रिंसेस थक गई। वो प्यारा सा मुंह बनाकर शांभवी को छुड़ा रहा था। हाँ रब्बा, मैं तो अंगद का पाँव बन गया। क्यों ऐसी ही फीलिंग आ रही है ना? देखो, अब अगर असुर का सामना करना है ना तो अपने 250 ग्राम वाले शरीर को 80 केजी का बनाओ। वो हंसा। मैं 250 ग्राम की नहीं हूँ, मैं पूरे। हाँ हाँ, बताओ बताओ कितने ग्राम की हो? देखिए, आप ना सीधे सीधे हट जाइए। मैं चाहे कितने भी ग्राम की हूँ, पर एक बात जान लीजिए, अगर जरूरत पड़ी ना तो इस 250 ग्राम वाले शरीर में भी सनी पाजी के जैसे 2.5 किलो के हाथ की ताकत आ जाएगी। ओहो, मैं तो डर ही गया। फिर तुम मुझे हैंडपंप के जैसे उखाड़ कर फेंक दोगे, है ना? पर मैं तो दानव हूँ, हैंडपंप नहीं। तो अब आपने मुझे क्यों रोका है, बताएंगे? और नहीं बताना है तो मुझे जाने दीजिए। आखिरकार शांभवी शांत होकर बोली। अरे हाँ, मुद्दे की बात तो मैं भूल ही गया था। थैंक यू। हाँ तो अभी क्या बोल रही थी क्लास में? 6 फीट की हाइट में ब्लैक पैंथर के जैसा नकली एटीट्यूड झाड़ता हूँ। मैं तो डरपोक हूँ, इसीलिए एक्सेप्ट करने के नाम पर सब फुस हो जाता है। अब बताऊँ कि मैं कितना बहादुर हूँ? वो थोड़ा सा उसके करीब आ गया। हाँ, देखिए, अकेली अबला नारी पर आप अपना शक्ति प्रदर्शन करके अपनी बहादुरी सिद्ध करना चाहते हैं? वो अजीब तरह से बोली। तुम ना मेरे साथ राजनीति मत खेला करो, आई ना समझ की बात। दो धारी तलवार कहीं की इधर से भी काटती उधर से भी काटती। सारव ने उसे आंखें दिखाई। हाँ हाँ, तो मैंने क्या क्या गलत कहा? ये तो सबसे बड़ी कायरता है, ये आपके पुरुषत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ओहो, मेरे पुरुषत्व पर प्रश्न चिन्ह? अभी दिखाऊं अपना पौरुष? दिखाना ही होगा, वरना तुम्हारी ये किलची जैसी जबान बराबर चलती ही रहेगी। उसने कहा और शांभवी की कमर पर हाथ रख दिया। आउच! वो एकदम से चिहुक गई तो सारव उसके और नजदीक आने लगा। क्या हुआ? लगा ना झटका 440 वोल्ट का? उसने अपना हाथ उसकी कमर पर लपेटते हुए कहा। क्या कर रहे हैं आप? मुझे जाने दीजिए। देखिए, कोई देख लेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? और तुम टेंशन ना लो, कोई नहीं देख रहा यहाँ। मुझे ये फाइल देने जाना है, प्लीज। हाँ तो बाद में दे देना, जब मैं फ्री कर दूँ। अभी तो तुम्हें बताना है ना कि मैं डरपोक हूँ या नहीं। मेरे 6 फीट के शरीर में दम है भी या नहीं, है ना? नहीं नहीं, आप तो सार्वासुर है ना, तो असुरों में बहुत ताकत होती है।
और आप तो बहुत बहुत बहादुर है। मैंने मान लिया। मैं ऐसे ही बोल रही थी। आप सीरियस मत हो जाइए, वो लड़खड़ाते हुए बोली। ऐसे कैसे मान लिया? मैं प्रूफ दूंगा तुम्हें, फिर मानना, वो बोला और उसे अपनी तरफ खींचा तो एक पल के लिए शांभवी की सांसें ही अटक गई। सारभ की नजरें इस वक्त उसके नर्म होठों पर थी। वो बस एकटक उन्हें ही देख रहा था। ये देखकर शांभवी के चेहरे पर शर्म से लाली छा गई। अब उसने खुद को ढीला ही छोड़ दिया था, लेकिन सारभ ने उसे कमर से पकड़ रखा था। सारभ उसके होठों को देखते ही उनकी तरफ बढ़ने लगा, जिससे शांभवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। सारभ अब उसके इतने करीब आ चुका था कि उसकी गर्म सांसें शांभवी को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो उसके दिल की धड़कन को भी साफ सुन पा रही थी। इस दौरान उसका खुद का दिल भी जोरों से धक-धक कर रहा था। जैसे ही शांभवी को एहसास हुआ कि अब शायद उसके होठ उसे छूने ही वाले हैं, ठीक उसी पल सारा उससे थोड़ा-सा दूर हट गया। शांभवी ने जब यह महसूस किया तो एक झटके से आंखें खोली। उसने देखा तो सारव के चेहरे पर शैतानी हंसी थी। शक्ल देखो अपनी, 12 बजे हुए हैं, क्या हुआ? पता चल गया? मैं नहीं, तुम हो डरपोक। और नहीं मानती हो तो अपने दिल पर हाथ रखकर पूछ लो। धड़कनें अभी भी डर से तेज हो रखी है, बड़ी आई, वो हंसते हुए बोला, लेकिन शांभवी की आंखों में इस पल गुस्सा था। मेरी धड़कनें डर की वजह से तेज नहीं हुई है, बोलते हुए उसकी आवाज भर्रा आई। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, उसने कहा और सारव को धक्का देकर बाहर जाने लगी। तभी सारव ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। शांभवी सुनो तो, वो बोला, लेकिन उसने उसका हाथ झटक दिया और भागती हुई बाहर निकल गई। अगले कुछ ही पलों में उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया था। इधर सारव ने उसके जाते ही जोर से अपना हाथ दीवार पर दे मारा। क्यों क्यों नाराज कर देता हूँ उसे हर बार। और वो पागल नाराज ही नहीं हर्ट होती है, लड़ती नहीं बस रो देती है। क्यों नहीं होता मुझे खुद पर कंट्रोल? पर नहीं, अब मैं इसके इतने करीब नहीं जाऊंगा, वो बोला। सारव को सारव को अभी भी काफी बुरा लग रहा था। वो शांभवी को रुलाना नहीं चाहता था, पर फिर भी ऐसा हो रहा था। सारव अपना लेक्चर लेने के बाद केबिन की तरफ लौट रहा था कि तभी उसकी नज़र शांभवी पर पड़ी। वो ग्रिल के पास खड़ी ऊपर तक आए पेड़ों की पंक्तियों को देख रही थी, जो कोहरे की वजह से अब तक गीले ही थे। सारव उससे ज़्यादा दूर नहीं था, यही वजह थी कि वो उसकी आंखों में झिलमिलाते मोतियों को साफ देख पा रहा था। वो जानता था कि शांभवी उसकी आज की हरकत की वजह से ही उदास है। आज भी उसने उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बताई थी। शांभवी, आई नो तुम्हें बुरा लगता है जब मैं दूर हो जाता हूँ तुमसे। मुझे भी बुरा लगता है जब तुम्हें ऐसे उदास देखता हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं आ सकता तेरे करीब। तुम्हारे लिए ये सही नहीं है। गलती मेरी ही है। मैं चाह कर भी खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और तुम्हें इस वजह से सब सहना पड़ता है। मैं सच में बहुत बेकार हूँ, तेरे लायक ही नहीं हूँ। तुम इतनी प्यारी हो, फिर भी मैं तुम्हें तंग करता हूँ। आई एम सॉरी, वो अपने मन ही मन बोला। इधर शांभवी की नज़र अभी भी सारव पर नहीं पड़ी थी। वो उस पल के बारे में सोच रही थी जब सारव उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन फिर रुक गया और ये सब मजाक में ही निकाल दिया। लेकिन उसकी फीलिंग्स मजाक नहीं थी। न चाहते हुए भी उसके करीब आने पर उसका दिल धड़क जाता था। वो खुद को रोक नहीं पाती थी, लेकिन जब वो रोक लेता तो उसे बुरा लगता था। प्यार वाला एहसास पाकर ये सुनना कि प्यार है ही नहीं, उसके लिए बहुत बुरा था। यही वजह थी कि वो चाह कर भी इसे दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। उसे बुरा लग रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो सारव की छाती पर मुक्कों की बरसात कर दे और उसकी सारी शिकायतें करे, लेकिन उसने अभी ये हक उसे दिया नहीं था। उसे इंतजार था उस दिन का जब वो उसके सीने से लिपट कर उसको बुरा भला बोलकर अपनी सारी भड़ास निकाले और वो बस उसे प्यार करे। खैर, ये कब होगा और होगा भी या नहीं, ये तो वक्त ही बताने वाला था। हे मॉम, क्या कर रहे हो आप? कुछ बिजी हो क्या? आरव कानों में हेडफोन लगाए हुए उतर रहा था। उसकी माँ नीलिमा जी सोफे पर बैठी नोटपैड पर कुछ नोट कर रही थी। उन्होंने तुरंत सीढ़ियों की तरफ देखा। आरव, तुम कॉलेज नहीं गए? यही हो और मुझे पता भी नहीं है। तुम स्टडी को लेकर अपनी ये लापरवाही कब बंद करोगे? तुरंत अभी के अभी निकलो कॉलेज। उन्होंने जैसे ही आरव को देखा, उनके चेहरे पर गुस्सा आ गया।
मॉम, आप जानते हो ना, मैं मस्ती करता हूँ बट स्टडी को लेकर भी उतना ही सीरियस हूँ, और नहीं भी होऊंगा तो आप या ब्रो की वजह से होना ही पड़ेगा। खैर माय स्वीट मॉम, आज कोई इम्पोर्टेंट लेक्चर नहीं था, सो आज मैं कॉलेज नहीं गया। सो जस्ट टेक ए चिल पिल मॉम। वो आया और अपनी मॉम की बगल में बैठ गया। ओह ओके, बट कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अपने भाई को देखो। मॉम, ब्रो ब्रो है, मैं उनके जैसा नहीं बन सकता और ना ही मुझे उनके जैसा बनना है। ही इज ओनली वन पीस एंड आई डोंट वांट टू कॉपी हिम। ही इज़ द बेस्ट। वो मुस्कुराया। सही कहा, तुझे वैसा बनना भी नहीं चाहिए, वरना फिर उसकी तरह तू भी अपनी बातें मुझसे शेयर नहीं करेगा। तू ऐसे ही रह, मैं भी एक जैसे तो नहीं झेल पाऊंगी, ना उसके जैसे दो, ना तेरे जैसे दो। तुम दोनों ही जैसे हो वैसे ही रहो, बैलेंस बना रहेगा। नीलिमा जी हंसी। यस। वैसे मोम, एक बात बताइए, ये शांभवी आजकल क्यों नहीं आ रही? फिर से ब्रो और उसके बीच कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? नहीं तो, मुझे तो सब ठीक ही लग रहा है। अभी कल ही तो बात कर रहा था, मैंने देखा था। अच्छा, तो आप बुलाइए ना, मैं भी मिस कर रहा हूँ। कई दिनों से ब्रो की लेग पुलिंग नहीं की उसके साथ। आरव हंसा। अच्छा, भाई की लेग पुलिंग ही करनी है या कुछ और चल रहा है दिमाग में? उन्होंने आरव की ओर देखते हुए अपनी आईब्रोज उठाई। हाँ, उसने झट से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मॉम, पाप मत लगवाइए, मैं शरीफ बच्चा हूँ, मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ। क्या? मॉम, पहले आप सच्ची बताइए, आप मुझे पीटोगे तो नहीं? वो थोड़ा सा दूर खिसक गया। आरव, उन्होंने उसे आंखें दिखाई। मैंने कभी तुम दोनों को नहीं पीटा है। वैसे हरकतें तो तुम्हारी पिटाई करने वाली ही है। खैर तुम बोलो, क्या बोल रहे थे? नहीं पीटूंगी। मॉम, मुझे ये पूछना था। आई मीन, आपको क्या लगता है वो जानता था? मतलब, आपको नहीं लगता क्या भाई और शांभवी के बीच कुछ चल रहा है? नहीं, मुझे मतलब थोड़ा सा डाउट हुआ, बाकी मैं श्योर नहीं हूँ। वो थोड़ा पास खिसक गया। सच्ची बताऊं तो मुझे भी थोड़ा सा लगा तो था। मतलब ये सारव ज्यादातर उससे ही बात करता है, और उससे बात करते वक्त उसके फेस पर जो स्माइल होती है वो मैंने पहले कभी नहीं देखी। बट ये सारव बताता भी तो कहाँ है। उसकी मोम भी कुछ सोचते हुए बोली। मोम, क्यों ना आज हम इन दोनों की क्लास ले, आई मीन इनसे कन्फेशन करवाएं। हाँ, बात तो सही है। एक काम करते हैं, घर बुलाते हैं और फिर जिक्र करेंगे। देखते हैं इनका क्या रिएक्शन होता है। शांभवी दिल की बहुत साफ है और मजाक में कुछ भी बोलती रहती है। तो मुझे तो लगता है कि अगर उसके मन में कुछ होगा तो किसी भी तरह से बता ही देगी। वो लड़की अपने जज्बात छिपा नहीं पाती है, तो हम उसके थ्रू पता लगा सकते हैं। नीलिमा जी बोली। हाँ मोम, आपकी बात तो सही है। वो भाई की तरह छिपाती नहीं है। ठीक है, आप कॉल करो, आरव ने कहा तो उसकी मॉम ने फ़ोन उठा लिया। इधर दूसरी तरफ सारव शांभवी की क्लास में ही पढ़ा रहा था। पढ़ाते हुए वो बार बार शांभवी की तरफ देख रहा था। हालांकि उस घटना को 2 दिन हो चुके थे और इन 2 दिनों में उसने अपने आप को काफ़ी समझाया था, साथ ही कंट्रोल भी कर लिया था। और यही वजह थी कि उसने 2 दिनों से शांभवी को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया था। हाँ, कॉल पर थोड़ी बात हंसी मजाक तो हुई थी उसकी। उसने एनी के बारे में पूछा तो शांभवी ने बताया था कि उसकी कोई कॉल या मैसेज नहीं आया था, साथ ही वो कॉलेज भी नहीं आ रहा था। ये बात उन दोनों को ही थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन फिर भी वो खुश थे कि उसकी कोई कॉल नहीं आई। वो कुछ समझा ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। इस वक्त कौन हो सकता है, सोचते हुए उसने फ़ोन निकाल कर देखा। मोम, ये क्यों कॉल कर रही है अभी? मोम को तो पता है ना कि मैं इस टाइम क्लास में होता हूँ। उसने सोचा और फिर स्टूडेंट की ओर देखा। एक्सक्यूज मी, वो बोला और कॉल रिसीव कर ली। हेलो। हेलो बेटा, वो मुझे ये बोलना था कि आज आते वक्त तुम शांभवी को भी अपने साथ ले आना। हम काफ़ी मिस कर रहे हैं उसे। वो आई नहीं ना इतने दिनों से। उसकी मोम की आवाज़ आई। वो आ तो जाएगी ना? सारव के दिमाग में जो था वो उसने अपनी माँ से पूछ लिया। उसे लग रहा था कि शायद उसकी हरकतों की वजह से शांभवी उसके साथ ना आए। वो तो तुझे पता है ना, नहीं आएगी तो तुम मनाओ उसे आने के लिए। अच्छे से बात करना, लड़ाई मत करना उसके साथ, प्यार से लेकर आना, पहले ही बता रही हूँ मैं। कितनी प्यारी बच्ची है, लड़ते रहते हो हमेशा, उन्होंने कहा। इस दौरान सारव की नजरें शांभवी पर ही थी। शांभवी भी उसे देख रही थी और बाकी स्टूडेंट भी। वो तो बस
आपको लगता है बहुत बेकार है वो गर्दन को सहलाते हुए बोला। शांभवी को उसके हाव भाव देखकर पता चल गया था कि उससे ही रिलेटेड कोई कॉल आई है। तुम उसे ले आना बस। ओके, उन्होंने कहा और कॉल कट कर दी। क्या हुआ सर, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं? आखिर किसकी कॉल थी? आयशा ने मुस्कुराते हुए पूछा। तो सारव चिढ़ गया। तुम है ना, अपने काम से काम रखो, किसी की भी कॉल हो तुम लोगों को क्या करना है? किसकी कॉल थी? मेरी मोम की कॉल थी, कुछ काम बोला है उन्होंने, उसने कहा। तो आयशा अपना सा मुंह लेकर रह गई। ये देखकर शांभवी अपना मुंह दबाकर हंसने लगी। सारव भी उसे हंसता देखकर मुस्कुरा दिया। वहीं आयशा उन दोनों को ऐसे देखकर चिढ़ गई। जब से सारव शांभवी को ज्यादा इम्पोर्टेंस देने लगा था, तब से वो शांभवी पर बहुत चिढ़ने लगी थी। कुछ देर बाद सारव उन्हें पढ़ाते हुए शांभवी के पास आया और धीरे से बोला, आज डेट पर चलना है। मैं कहीं नहीं जा रही, शांभवी जोर से बोली तो सारे उसे देखने लगे। शांभवी, व्हाट हैपेंड? किससे बात कर रही हो? क्या हो गया? कहीं कोई भूत तो नहीं दिख गया? देखो यार, क्या हो गया है इसे? ये किस तरह की हरकतें कर रही है? अचानक से ही चौंक गई। अलका, तुमने कुछ सुना क्या? वो अनजान बनते हुए बोला। नहीं, मैंने नहीं सुना। अलका धीमे से मुस्कुरा दी। अलका, शांभवी ने उसकी तरफ घूरा। शांभवी, आजकल तुम्हारी हरकतें नॉर्मल नहीं है, कहीं दिमाग में कोई दिक्कत आ गई है क्या? सारो बोला तो बाकी सब हंसने लगे। हालांकि काफी लोगों को समझ आ गया था कि दोनों के बीच कुछ तो है, लेकिन उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था और वो खुश भी थे। ये सर भी ना, पता नहीं क्या हो गया है, क्लास में भी बकवास करते रहते हैं। डेट पर जाना है इन्हें, बड़े आए, एक बार कबूल तो करना नहीं है। लेकिन हरकतें, खैर, मैं क्यों उनके बारे में सोच रही हूँ, और मैं यहाँ रुकी हूँ क्यों हूँ? मुझे तो नहीं जाना ना उनके साथ डेट पर। फिर, हे राम जी, ये क्या हो रहा है? सारवासुर, मुझे इतना परेशान करके करने का पाप लगेगा आपको, हाँ नहीं तो। शांभवी खुद से ही बड़बड़ा रही थी। वो इस वक्त कॉलेज के बाहर खड़ी थी और सारव के आने का वेट कर रही थी। उसने क्लास में तो उसे मना कर दिया था, लेकिन फिर भी उसके लिए रुकी हुई थी। कुछ ही देर में सारव अपनी कार में आया और एकदम से हॉर्न मारकर कार उसके पास रोक दी। क्या है? वो पलटी। इस दौरान उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए थे। ओ मुड़केता वेग शोनिये, मुंडा होर्न बल्लो करदा, हवाचे उड़े गुड्डी ने नी तनु वेग के स्लो करदा। वो अपनी आईब्रोज ऊपर उठाकर गाते हुए मुस्कुराया तो शांभवी ने मुंह बना लिया। बड़ी मजनूगिरी सूझ रही है, मुझे दिखाई देता है, फिर क्यों हॉर्न दे रहे थे? और आपको क्या लगता है मैं आपके लिए खड़ी हूँ? नहीं, मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रही। उसने अपना सिर घुमा लिया। अच्छा, लायर कहीं की, मेरे साथ नहीं जाना तो यहाँ रुकी क्यों हो? ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए थी। बैठो चुपचाप। मैं नहीं जा रही। देखो, नखरे मत करो और चुपचाप बैठ जाओ, क्योंकि इतने नखरे देखने होंगे ना तो कोई परियों जैसी सुंदर लड़की ढूंढूंगा या फिर अपनी वाइफ के देखूंगा। तुम्हारी जैसी आधे दिमाग वाली के नखरे नहीं उठाने वाला मैं, उसने कहा। तो शांभवी डोर खोला और बैठ गई। परियां न सिर्फ लेखकों की कल्पनाओं में होती है, हकीकत में नहीं। तो आपको भी कल्पनाओं में ही ऐसी लड़की मिलेगी, आराम से ढूंढ लेना। और शादी तो वैसे भी आपसे कोई नहीं करने वाली, उसने मुंह बनाया। हाँ हाँ, खुशफहमी है तुम्हारी। वो आयशा तैयार बैठी है शादी का। शादी का क्या, शादी के बिना सुहाग रात के लिए भी और भी बहुत मिल जाएगी, उसने उसका मजाक बनाते हुए कहा और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। गाड़ी रोकिए, वो तुरंत बोली। क्या हुआ? सारव ने उसकी ओर देखा। मैंने कहा गाड़ी रोकिए अभी, उसने फिर से कहा तो सारव ने ब्रेक लगा दिया। व्हाट हैपेंड? उसने पूछा, लेकिन शांभवी ने तुरंत डोर खोला और उतर गई। ओए शांभवी, क्या हुआ? तुम उतरी क्यों हो? शांभवी, व्हाट हैपेंड यार, बताओ तो सही। सारो भी उतरकर उसके पास आ गया। कुछ नहीं, आप ना एक काम कीजिए, आयशा को ही ले जाइए अपने साथ, डेट पर ले जाइए, चाहे कहीं और, मैं नहीं जा रही, शांभवी ने गुस्से से कहा। तो उसे हंसी आ गई। ओ जेलस, आयशा घर चली गई, वरना ले जाता। अभी तुम ही हो इसीलिए बैठो, तो कॉल कर लीजिए, आ जाएगी। वैसे भी आपकी चाहने वाली है, आप बुलाएंगे तो नंगे पांव दौड़ती चली आएगी। बोलकर वो जाने लगी। तभी सारव ने उसका हाथ पकड़ लिया और खींच लिया। छोड़िए मुझे, उसने आंखें दिखाई। तुम मजबूर करती हो मुझे ये सब करने के लिए। तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे किसे ले जाना है और किसे नहीं। अब चलो।
नहीं, आप उसे ही ले जाइए। उसने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे हाथ छुड़ा दोगे। मैं हाथ छोड़ देने के लिए नहीं पकड़ता, उसे ले जाना होता है। तो तुम्हारे ये नखरे नहीं झेलता। तो क्यों झेल रहे हैं? क्योंकि तुम कोई एरी-गेरी नहीं हो। यू आर माई। वो कहते हुए रुक गया। आई एम योर वाट? क्या? बोलिए। शांभवी ने उसकी आंखों में झांका तो वो चुप हो गया। बोलिए, रुक क्यों गए आप? नौटंकी मत करो और चलो। उसने नजरें फेर ली। जब तक आप अपना सेंटेंस पूरा नहीं करेंगे, मैं नहीं जाऊंगी। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? क्योंकि आप मुझे जिद्दी बनने के लिए मजबूर करते हैं। आप एक बार में बता दीजिए कीजिए, मैं जिद नहीं करूंगी। वो अभी भी उसकी आंखों में देख रही थी। शांभवी प्लीज, वो परेशान होकर बोला। सारो सर प्लीज, शांभवी ने भी उसी के अंदाज में कहा। व्हाट इज दिस? मतलब कि प्लीज की बोलना मुझे भी आता है, स्पेलिंग भी आती है। सुनाऊं? PLEASE, प्लीज। इसीलिए आपको बताना ही होगा, वरना मैं नहीं आऊंगी। शांभवी वैसे ही बोली। उसकी बात सुनकर सारव चुप हो गया। उसकी आंखों में देखने लगा, लेकिन इस बार शांभवी ने अपनी नजरें नहीं झुकाई। वो मजबूती से उसकी आंखों में देख रही थी। सारव समझ गया कि वो नहीं मानेगी। यही वजह थी कि वो परेशान हो गया कि अब वो उससे क्या कहे। शांभवी और सारव खामोशी से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। बोलिए ना, मैं कौन हूँ आपकी? उसने एक बार फिर से पूछा। तुम दोस्त हो मेरी, अब चलो। सर, एक बार गौर से मेरे माथे पर देखिए। क्यों, क्या हुआ? सारव ने उसके माथे को देखा और पूछा। मेरे माथे पर स्टूपिड लिखा हुआ है? नहीं ना। तो आपको क्या लगता है, आप कुछ भी बोलेंगे और मैं मान लूंगी? नहीं, आई नो वेरी वेल कि आप ये नहीं बल्कि कुछ और ही बोलने वाले थे। और वो क्या था, मुझे बताइए। तुम्हारी शक्ल पर कुछ लिखा हो या ना, पर तुम हो स्टूपिड ही। बहुत देर हो गई है, चलो अब। उसने उसे खींचा। आप नहीं बताएंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। वो अड़ गई। सारा उसकी तरफ मुड़ा और फिर उसके पास आकर उसका हाथ छोड़ दिया। शांभवी को लगा वो चला जाएगा, लेकिन वो शांभवी की एक साइड आया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। क्या कर रहे हैं आप? ये चीटिंग है, छोड़िए मुझे, उतारिए, मुझे नहीं जाना आपके साथ। उसने रोनी सूरत बना ली, पर सारव ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और कार के ड्राइविंग सीट पर साइड आया और अपना पाँव आधा मोड़कर शांभवी को उस पर बैलेंस किया। उसके बाद उसने कार का दरवाजा खोला और शांभवी को सीट पर पटक दिया। ये क्या है? शांभवी ने गुस्से से उसे घूरा, लेकिन उसने फिर से उसे पैसेंजर सीट पर धक्का दे दिया। वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसके बाद उसने डोर लॉक करके गाड़ी स्टार्ट कर दी। आप कितने बेकार क्यों हैं? आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, वो चिल्लाई। जबरदस्ती कभी मैंने की ही कहाँ है, और तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की जरूरत भी क्या है? कुछ नहीं है ऐसा जिसके लिए इतना बड़ा क्राइम करूं। हाँ, थोड़ी होट होती तो सोच सकता था, वो आराम से बोला। छी, कितने गंदे हो आप। आप कॉलेज प्रोफेसर हैं और आपके मुंह से ये सब अच्छा नहीं लगता। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप हमारे सारा सर है। उसकी शक्ल देखने वाली थी। सारा उसे देखकर हंस पड़ा। व्हाट डू यू मीन, मिस हाफ माइंड? मैं प्रोफेसर होने से पहले एक आदमी हूँ। फाइनली आपने ये तो एक्सेप्ट किया कि आप आदमी हैं, लड़के नहीं। हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है? एंड आई विल मेक श्योर कि तुम्हें भी ना पड़े, उसने शरारत से कहा। चुप हो जाइए। मुझे ना आप पर सच्ची बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर आपने और ऐसी बकवास की तो मैं आपको भस्म कर दूंगी। ओहो, जय हो कालिका माता। तपस्या करके पहले थोड़ी और शक्तियाँ प्राप्त कर लो, फिर भस्म करना मुझे। उसने फिर से उसे चिढ़ाया। कीचड़ में पत्थर फेंको तो कीचड़ अपने ऊपर ही आता है, इसलिए मैं आपसे कुछ बोलूँगी ही नहीं। थैंक यू सो मच। सारो मुस्कुराया। व्हाट थैंक यू? शांभवी ने गुस्से से उसे घूरा। हाँ, क्योंकि तुम्हारी बकवास सुनकर मेरे कानों में खून आने लग जाएगा, वो सामने रोड पर देखते हुए बोला। ओके फाइन, मैं बोलूँगी ही नहीं। शांभवी ने अपना सिर घुमा लिया और विंडो से बाहर देखने लगी। सारा ड्राइव करते हुए बीच-बीच में उसे प्यार से देख रहा था। अचानक से जब फिर शांभवी से रहा नहीं गया, तो वो बोल पड़ी। आप सच्ची में मुझे डेट पर ले जा रहे हैं? वो प्यार से उसे देख रही थी। हाँ, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, आपने कहाँ डेट प्लान की और क्या-क्या अरेंजमेंट्स करवाए हैं? मुझे सब बताइए ना। उसने प्यारी सी शक्ल बना ली। क्यों,
तुम्हें भी मेरे लिए कुछ खास अरेंजमेंट करनी है क्या, या तुम्हारे लिए कोई अलग अरमान है? अगर है तो बता दो, आज सब मिलेगा। उसने फिर से शरारत से कहा। आप कितने जाओ, मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना है। वो फिर से चुप हो गई। उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि सारव आज कुछ भी सही बताने की जगह उसकी हर बात का उल्टा ही जवाब दे रहा था। हालांकि उसे डेट का सोचकर थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। वो सोचने लगी थी कि क्या वाकई वो आज उसे डेट पर ले जा रहा है। क्या वाकई उसने अपने प्यार के इजहार के लिए एक खास डेट की प्लान की है। मतलब आज वो अपनी फीलिंग्स बताने वाला है। वो ये सोचकर ही खुश हो गई। साथ ही वो ये भी सोच रही थी कि वहाँ सब कैसे होगा। उसे थोड़ा-सा बुरा भी लग रहा था कि वो सीधे कॉलेज से ही उसे ले आया। अगर वो घर से आती तो थोड़ा अच्छे से तैयार होकर आती और वो भी उसके लिए कुछ स्पेशल कर पाती। लेकिन अब वो सब वैसा ही होना था जैसा सारव को चाहिए था। इधर सारव की नज़र जब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट पर पड़ी तो उसकी हँसी छूट गई। लेकिन उसने तुरंत दबा ली। ओहो! तो मोहतरमा रोमांटिक डेट के सपने देख रही है। वाह! देखो देखो। लेकिन जब पता सच का चलेगा तब क्या रिएक्शन होगा। अरे नहीं यार, इसे पता चलेगा तो मुझे चप्पल लेकर दौड़ाएगी। इसे बहुत गुस्सा आने वाला है और आज तो मेरी वाट लगनी तय है। बेटा सारव, छित्तर खाने के लिए तैयार हो जा और ले ले मजे। अब पता चलेगा, आज सच में कालिका माता के दर्शन होने वाले हैं। उसके गुस्से के बारे में सोचकर ही सारव के होश उड़ गए। और अब तो वो उसे बता भी नहीं सकता था, वरना पता नहीं यहाँ वो क्या रिएक्ट करती। एक काम करता हूँ, कुछ नहीं बताता हूँ। घर जाकर खुद पता चल जाएगा और घर में सब होंगे तो शायद इसके गुस्से से भी बच जाऊंगा। वैसे ये रोए ना तो ठीक है। हे भगवान, आज तो मैंने खुद ही अपना पाँव कुल्हाड़ी पर मार लिया है। उसने मन ही मन कहा और एक नज़र शांभवी की तरफ देखकर ड्राइव करने लगा। शांभवी ने भी अपना सिर फिर से टिकाकर आंखें बंद कर ली थी। उसके चेहरे पर अब भी मुस्कुराहट थी। चलो शुक्र है इसने आंखें बंद कर ली। बस अब घर पहुंचने से पहले ना खोले। वो मन में ही बोला। सारव ने अपने घर पहुंचकर जैसे कार रुकी, शांभवी ने अपनी आंखें खोल दी। ये आप मुझे घर क्यों लेकर आए हैं? वो चौंक गई। तुम आओ फिर बताता हूँ, उसने कहा तो शांभवी उसके पीछे पीछे चल दी। उसने डोरबेल बजाई तो राधा ने दरवाजा खोला। अरे दीदी, आप आ गई, आइए ना, वो खुश होते हुए बोली। तो शांभवी ने सारव की ओर देखा। वो एक्चुअली मोम ने बुलाया था, तुम्हें मिलना चाहती थी, वो धीरे से बोला। वाट आप? शांभवी ने आंखें तरेरी। लेकिन तभी वहां सारव की मोम आती हुई दिखी तो उसने खुद को शांत कर लिया। आपको तो मैं बाद में बताऊंगी, उसने धीरे से दांत पीसते हुए कहा। अरे शांभवी बेटा, आ गए तुम लोग, क्या हुआ? रुक क्यों गए? आओ ना नीलिमा जी, उन्हें चुपचाप खड़े देखकर पूछ लिया। नहीं कुछ नहीं आंटी, कैसे हो आप? शांभवी ने आगे बढ़कर उन्हें हक कर लिया। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो बेटा? उन्होंने प्यार से उसका माथा चूम लिया। मॉम, मुझे आप किस नहीं करोगे, इस चुड़ैल को ही कर रहे हो। सारव ने मुंह बनाया। तू ना इतना जला मत कर, और खबरदार जो इसे चुड़ैल बोला तो तू खुद सारवा सुर है। उन्होंने आंखें दिखाई। मॉम, आप तो मत बोलो यार, ये मेरी स्टूडेंट है, इसके सामने। अच्छा, तो वो तुझे सारवा सुर बोल सकती है और हम क्यों नहीं? और छोड़िए सब, अंदर चलो, यहीं शुरू हो गए। हे पार्टनर, मुझसे गले नहीं मिलोगी? आरव मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा तो शांभवी ने भी उसे हक कर लिया। सारव ये देखकर मुस्कुरा दिया। वो लोग आकर लिविंग रूम में बैठ गए। उन्हें शांभवी के आने का पता था, इसीलिए नाश्ता उन्होंने पहले ही तैयार करवा लिया था। अच्छा शांभवी, आज पता है हमने तुम्हें क्यों बुलाया है? आरव ने कहा। क्यों? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसे देखा। अरे वही अपना पुराना काम, यानी ब्रो को परेशान करने के लिए। मैं सच्ची बहुत मिस कर रहा था। अच्छा, तुझे तो मैं बताऊंगा बेटा। निक्कर से बाहर निकल आ पहले, फिर बात करना। आरव अब बड़ा हो चुका है, आप ऐसे नहीं बोल सकते। शांभवी तुरंत बोल पड़ी। ओ जगत माता, तुम चुप बैठो। मेरा भाई है, मैं कुछ भी बोलूं, और ये हमारा फैमिली मैटर है। तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। सारव उसकी तरफ पलटा। हाँ, तो मेरा भी पार्टनर है, और शांभवी भी हमारी फैमिली है। इसीलिए वो बीच में, साइड में, आगे पीछे, जहाँ उसे पढ़ना होगा वो पढ़ सकती है। शांभवी की बात को सारव की मोम ने पूरा कर दिया। मोम, आप भी, मैं आपका बेटा हूँ। ओए, तुम मेरी मोम पर ब्लैक मैजिक करना बंद करो, सारव ने शांभवी से कहा। मुझे ब्लैक मैजिक आता तो मैं
आपको सीधा असुरों के लोक में भेज देती। आए बड़े, वो तुरंत बोली। तुम अरे 1 मिनट शांत हो जाओ यार। तभी आरव ने जोर से कहा तो वो दोनों शांत हो गए। ये क्या है? आप दोनों क्या कर रहे हो? कहा तो मैंने और मॉम ने एंजॉय करने के लिए शांभवी को बुलाया था, लेकिन आप दोनों फिर से लड़ने लगे। हाँ तो ये करती है। अच्छा ब्रो, एक बात सच सच बताइए, क्या आपको शांभवी कैसी लगती है? व्हाट डू यू मीन? सारों के साथ शांभवी भी चौंक गई। आई मीन कि आप दोनों हमेशा लड़ते रहते हो, फिर भी आप हमेशा शांभवी का साथ देते हो, उसके साथ खड़े रहते हो, यहाँ तक कि एक दिन भी आपका शांभवी के बिना कटता नहीं। तो आप बताओ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट है? क्या ख्याल है? आपकी फीलिंग्स क्या है इसके लिए? देखो, झूठ मत बोलना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो हमें भी समझ आता है। क्यों मोम? हाँ हाँ, हमें भी समझ आता है, बुद्धू नहीं है हम। क्या समझ आता है? फीलिंग्स, और इसके लिए? आरव तुम पागल हो क्या? शक्ल देखी है इसकी, बंदरिया भी इससे अच्छी दिखती है, फिर भी ऐसे नखरे जैसे मिस यूनिवर्स का खिताब जीता हो। और भिन भिन तो ऐसे करती है जैसे पिछले जन्म की मधुमक्खी थी। मुझे इसकी कोई भी चीज पसंद नहीं। ये सच में बहुत बेकार है, लड़ती रहती है हमेशा। सारंग ने मुंह बना लिया। क्या कहा आपने? मैं लड़ती रहती हूँ, मैं बेकार हूँ? आंटी, आरव ये बेकार है, हर टाइम मुझे तंग करते रहते हैं। पता है आपको, एक अकेली लड़की देखकर कितनी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं मेरे साथ। वो आरव और उसकी माँ को बिना कुछ सोचे ही सब बता रही थी। इधर सारव की ये शब्द देखकर आंखें बड़ी हो गई। ओए पगलेट, चुप चुप। सारव ने धीरे से कहते हुए उसे खींचकर मुंह पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन शांभवी ने उसका हाथ झटक दिया। ये मरवाएगी। सारव अपने मुंह पर अंगुली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। क्या चुप? मैं बताऊंगी। आंटी पता है आपको, आज ही उन्होंने मुझे जबरदस्ती गोद में उठाकर कार में डाला था, और उस दिन तो हद ही कर दी। कॉलेज में ही मुझे खींचकर अपने केबिन में ले गए और मेरी कमर से पकड़कर शांभवी को बोलते हुए अचानक एहसास हुआ कि वो क्या बोल रही है, तो वो चुप हो गई। सारव ने अपना माथा पीट लिया। वहीं आरव और नीलिमा जी उसकी बात सुनकर शॉक थे। सारव, उन्होंने शाहरुख की तरफ देखा तो वो सकपका गया। वो मुझे कोई इम्पोर्टेंट कॉल करनी है, बोलकर वो तुरंत वहां से रफू चक्कर हो गया। शांभवी को जैसे होश आया कि वो क्या बोल रही थी। ओ गॉड, ये क्या कर रही हूँ मैं? हाँ, ये तंग करते हैं तो क्या सबसे बताऊंगी? हे भगवान, मुझे क्या हो जाता है? आंटी क्या सोचेगी मेरे बारे में? और अब इन्हें भी कहीं डांट न लगाए। मुझे सच में अकल नहीं है। मम्मी, शांभवी ने रोने से शक्ल बना ली। वो लोग शांभवी से कुछ और पूछते इससे पहले ही आरव के फोन पर किसी की कॉल आ गई। एक्सक्यूज मी लेडीज, मैं कुछ देर में आता हूँ। मेरे फ्रेंड की कॉल है, आरव ने कहा और वो भी वहां से चला गया। अब वहां सिर्फ शांभवी और नीलिमा जी थे। शांभवी ने शर्म से अपना सिर झुका रखा था। वो समझ गई थी कि वो अब उससे क्या पूछने वाली है। तभी वो उठी और शांभवी की बगल में आकर बैठ गई। आंटी, वो आई एम सॉरी, वो बेटा डोंट एक्सप्लेन। उन्होंने प्यार से शांभवी के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, लेकिन जो भी तुमने कहा उस हिसाब से मुझे यही समझ आया है कि कुछ तो है। लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ वो तो कुछ बताता नहीं, इसीलिए उससे सवाल करने का कोई फायदा भी नहीं है। इसीलिए मैं तुमसे साफ तौर पर जानना चाहती हूँ कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। तुम दोनों किसी रिश्ते में हो न? नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बस शांभवी बोल ही रही थी कि तभी उन्होंने उसका हाथ उठाकर अपने सिर पर रख लिया तो वो चुप हो गई। शांभवी बच्चे, मैं जानती हूँ तुम झूठ नहीं बोलोगी, तुम्हें मेरी कसम। सच बताओ, मुझे वैसे पूछना तो नहीं चाहिए क्योंकि तुम दोनों ही समझदार हो। ये कमर से पकड़ लेना, तुम्हें परेशान करना, ये सब सिर्फ दोस्ती तो नहीं लगती, और तुम्हारी आंखों में भी उसके लिए जो मुझे नजर आता है वो दोस्ती में नहीं हो सकता। बेटा, मैं अपने बेटे को भी अच्छे से जानती हूँ और तुम्हें भी समझती हूँ। मुझे पता है तुम लोग किसी भी गलत तरीके से रिश्ते को नहीं बढ़ाओगे। फिर भी मुझे जानना है कि तुम उसे प्यार करती हो या नहीं, या तुम दोनों किसी रिश्ते में हो? उन्होंने पूछा तो वो चुप हो गई। उसे वो बात याद आ रही थी जब एक बार सारव की शादी की बात हो रही थी तो वो उसके लिए एक सुंदर सी लड़की के बारे में बोल रही थी। वो एकदम से सोचने लगी कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए, क्योंकि एक माँ होने के नाते उन्होंने कुछ सपने तो जरूर ही देखे होंगे। वो सोच रही थी कि पता नहीं वो उसे उनकी बहू के रूप में
एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं करेगी। अभी तो सारव सर ने भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया है, ऐसे में कहीं गड़बड़ ना हो जाए। वो मान जाते तो आंटी के ना करने पर उन्हें मना सकते थे। ऊपर से वो उससे उम्र में करीब 7 साल छोटी थी। उसकी फैमिली भी एक नॉर्मल सी फैमिली थी, यहाँ तक कि उन्हें अनिमेश के बारे में भी पता था, तो इस वजह से भी उसे डर लग रहा था। वैसे तो नीलिमा आंटी ने कभी ऐसा जताया नहीं, लेकिन फिर भी क्या पता उसे अपनी बहू बनाने में उन्हें दिक्कत हो। वो यही सब सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें अभी सब बताए या फिर सारव के कन्फेशन के बाद बताए। नीलिमा जी शांभवी के जवाब का इंतजार कर रही थी। शांभवी ने सोच लिया था कि उसे क्या बोलना है, इसीलिए उसने बोलना शुरू किया। आंटी, जो आप सोच रही है वो बिल्कुल सही है। मैं सच में इन्हें पसंद इनसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, लेकिन मैं इन्हें चाहने लगी हूँ। आई नो आंटी, आप अनीमेश के बारे में सब जानते हैं। शायद आप मुझे सही ना समझे, पर आंटी मैं एनी के साथ रिश्ता खत्म कर चुकी हूँ। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा उसके साथ कैसा रिश्ता था आप सबको पता है। क्या पता शायद इसीलिए आप मुझे अपनी बहू भी न बनाना चाहे। मैं खुद भी अपने आप को इनके लायक नहीं समझती, लेकिन अपने दिल पर कैसे कंट्रोल करती। मैं नहीं रोक पाई और इनसे प्यार कर बैठी। मुझे नहीं पता क्या होगा। मैं आपसे कहूँगी भी नहीं कि आप मुझे अपनी बहू एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपके घर में आने लायक नहीं हूँ मैं। बोलते हुए शांभवी की आंखों में आंसू आ गए। ओए, थप्पड़ पड़ेगी तुझे, क्या बकवास कर रही है? उन्होंने उसे डांटते हुए कहा और गले लगा लिया। शांभवी उनके गले लगकर रोने लगी। शांभवी बच्चे, मैं तो तुझे हमेशा से पसंद करती थी, लेकिन तुम दोनों का एक दूसरे को पसंद करना शायद ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए मैंने कुछ कहा नहीं। और जब मुझे अनिमेश के बारे में पता चला तो ऐसा लगा जैसे मेरा सपना ही टूट गया हो, लेकिन मैं तुझे हमेशा अपने घर में लाना चाहती थी। बेटा, तुम्हारा उस लड़के के साथ जो भी था वो तुम्हारा पास्ट था, उसके लिए खुद को दोष मत दो। पर मुझे पता है ना कि तुम कैसी हो, और मेरे लिए बस उतना ही मायने रखता है। और जब मेरे बेटे को ही इस बात से कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे तो हो ही नहीं सकती। बेटा, तुम कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचो, समझी, पागल कहीं की। इसीलिए तो वो तुझे पगलेट बोलता है। उन्होंने शांभवी को थोड़ा अलग किया और फिर उसके आंसू पोंछकर प्यार से उसका माथा चूम लिया। थैंक यू मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। आपको पता है मैं हमेशा से आपकी बहू बनकर आना चाहती थी, लेकिन ये बकवास सोचकर तूने कुछ कहा नहीं, और तूने तो फिर सारव को भी नहीं बताया होगा, है ना? नहीं, मैंने उन्हें बताया था, पर शांभवी उदास हो गई। क्या हुआ, तू चुप क्यों हो गई? उसने परेशान किया। कुछ कहा क्या तुझे? उन्होंने कुछ कहा ही तो नहीं ना। मतलब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। शांभवी धीरे से बोली, हे भगवान, ये लड़का, हमें लगता था कि सिर्फ हमसे ही छिपाता है, लेकिन ये नालायक तो तुझसे भी छिपा रहा है। हे भगवान, मुझे ही ऐसी औलाद देनी थी जो मेरी बहू को ये नहीं बताता कि वो मेरी बहू है। पर तुम भी तो पागल हो। अरे, हम सबको दिखता है, तुम्हें नहीं दिखता उसकी आंखों में? बेटा, वो तुझे बहुत पसंद करता है, और ये हरकतें, तुम्हें खींच लेना, तंग करना, वो लड़कियों से दूर भागता है। अगर तेरे साथ ये सब करता है तो तुझे समझ जाना चाहिए ना। वो पागल है, पर तू तो मत बन। मुझे सब में समझ आता है, पर वो भी तो मुझे चाहते हैं। पर आंटी, उन्हें एक्सेप्ट तो करना चाहिए कम से कम। उन्होंने ही अगर मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर मैं कैसे आपके घर आ सकती हूँ? जब तक वो ही ना चाहे तब तक तो मैं कैसे इस घर पर अपना हक जता सकती हूँ? वो उदास होकर बोली। अरे, तू ऐसे उदास मत हो, उसने नहीं बताया तो कोई वजह होगी। वैसे तुझे तो पता है ना, फट्टू है वो, डरता होगा। खैर, वो कुछ कहे या ना कहे, मैं उसकी माँ हूँ, और मैं ये कह रही हूँ कि ये घर तुम्हारा है, इस पर तुम्हारा ही हक है, तुम हमारी हो। अगर उसने ज़्यादा बकवास की ना तो मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगी। बड़ा आया, तुम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं हूँ ना। तुम इसी घर में आओगी हमेशा के लिए, ज़्यादा मत सोचो। और उसके मुँह से तो हम दोनों ही मिलकर सच उगलवाएंगे। लेकिन एक बात सुन, उसने तुझसे छुपाया ना तो हम भी उससे छिपाएंगे कि तूने मुझे सब बता दिया है, ओके? साथ ही हम दोनों इसके मजे लेंगे। अब तू परेशान मत हो। उन्होंने प्यार से उसका सिर सहलाया और फिर उसके माथे को किस किया। शांभवी ये सब देखकर बहुत खुश थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अरे अरे, ये क्या हो रहा है मोम? इसे इतना क्यों प्यार कर रहे हो आप? तभी शारव ने सीढ़ियों से उतरते हुए कहा। वो चेंज करके आ चुका था।
क्यों बताएं हम कि क्या चल रहा था, हम दोनों के बीच की बातें हैं। तू ज़्यादा जल मत, उसकी मोम बोली तो शंभू भी मुस्कुरा दी। अरे क्यों ना चलूं, मेरी इतनी स्वीट मोम मुझे लाड करने की बजाय इस छिपकली को प्यार कर रही है। वो मुंह बनाते हुए बैठ गया। खबरदार अगर तूने इसे छिपकली बोला तो। अरे आप इसे इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रही है मेरी भी। वो अचानक से रुक गया तो शांभवी और नीलिमा जी की हंसी छूट गई। हंस क्यों रहे हो आप लोग, मेरा मतलब था कि मेरी स्टूडेंट है, मैं इसे छिपकली बुलाऊं या लेडी मगरमच्छ, आपको क्यों प्रॉब्लम है भाई। आप खुद घड़ियाल है, आए बड़े। शांभवी भी बोल पड़ी। हाँ तो बड़ा तो हूँ ही तुमसे, पर आया तो छोटा ही था ना। उसकी माँ फिर से बोली। मोम ये ज़्यादा हो रहा है, मैं आपका बेटा हूँ। हाँ तो ये भी मेरी बेटी है। क्या बेटी, मुझे इसे बहन नहीं बनाना, समझे आप। सारा एकदम से बोला। फिर तो तू अपने लिए दूसरे माँ बाप ढूंढ ले, क्योंकि ये तो हमारी बेटी ही है। थैंक यू आंटी। शांभवी ने उन्हें हक कर दिया। ना शांभवी, आंटी नहीं, तुम अब से मुझे मॉम या मम्मा जो तुम्हें ठीक लगे वो बुलाओगी। मैं भी देखती हूँ ये क्या कर लेगा। ओके मम्मा, शांभवी प्यार से बोली तो सारा उसे घुरकर देखने लगा। ये इनके बीच कुछ तो हुआ है, ये इतना प्यार क्यों बरस रहा है आपस में। कोई तो गड़बड़ है, सारा मन में सोच रहा था। हालांकि उसे ये अच्छा लग रहा था, लेकिन अपने चेहरे से वो जता नहीं रहा था। मोम, मुझे मेरी कॉफ़ी मिलेगी। जी सारो भैया जी, ये लीजिए आपकी कॉफ़ी। थैंक यू राधा। हे गाइस, क्या बातें चल रही है। तभी आरव भी आ गया। तुझे अपने दोस्तों से फुर्सत मिले तब तो कुछ पता चले। मुझे समझ नहीं आता तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, पर फिर भी तू फ़ोन पर इतना बिजी कैसे रह लेता है, वो भी अपने दोस्तों के साथ। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि तू किसी लड़की को ही मेरी बहू बनाकर ना ले आएगा किसी दिन। सारव की माँ ने कहा तो सबकी हंसी छूट गई। अरे मोम, मेरी गर्लफ्रेंड्स भी है, बस वैसी वाली कोई नहीं है, उसने मायूस होकर कहा। और जैसा तू है उस हिसाब से कोई बनेगी भी नहीं, माचिस की तिल्ली कहीं का। इसीलिए बोलता हूँ बेटा, भाई से सीख और बॉडी सोडी बना। सारव कॉफ़ी सिप करते हुए हंसा। अच्छा ब्रो, आपकी तो बढ़िया बॉडी है, फिर क्यों अभी तक सिंगल हो। आपसे भी तो एक नहीं सेट हुई, अब तो मैं भी भाभी का मुंह देखने के लिए तरस रहा हूँ, उसने कहा तो संभवी हंस पड़ी। क्या खी खी खी, दांत बंद करो अपने, ये तुम्हारा ही असर है, तुमने ही मेरे भाई को बिगाड़ा है। सारव ने उसे घूरा। मैंने क्या किया है, सही तो कहा आरव ने। इतनी अच्छी बॉडी है आपकी तो फिर ऐसे ही क्यों घूमते हो। आपकी उम्र में लोग 2 बच्चों के पापा होते हैं। मैं सिंगल मेरी मर्जी से हूँ। शेर अकेला घूमता है लेकिन भेड़ बकरियों के साथ नहीं। आ हा, सही कहा। पर आप शेर नहीं बल्कि सारवासुर ठहरे, और इस युग में राक्षसी मिलना थोड़ा रेयर है ना। तुम ना अब चुप हो जाओ। नहीं हो रही ओके मत हो, लेकिन मेरे पास आंटी की कॉल आई थी और मेरे पास बस 5 मिनट है। अगर तुम चाहो तो घर छोड़ दूंगा, अदरवाइज पैदल ही जाना। सारव ने कॉफ़ी खत्म करके अपना सिर सोफे से टिका लिया। सारव तुम बकवास मत करो, और क्या लगता है तुम्हें, तुम नहीं छोड़ने जाओगे तो वो घर नहीं जाएगी। ये मेरी बेटी है तो यहीं रह जाएगी, समझा। नीलिमा जी मुस्कुराई और शांभवी के सिर पर हाथ रख दिया। आरव ने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने अपनी पलकें झपकाकर इशारा कर दिया। ओ ये यश ब्रो, अब आपसे कोई मतलब नहीं, शांभवी अब यहीं रह सकती है। वो खुश होकर बोला। अबे तुझे किस बात की खुशी हो रही है, वो थोड़ी ना तेरी गर्लफ्रेंड है जो इतना उछल रहा है। सारव ने उसे घुरा। भाई ऐसे मत बोलो यार। नहीं आरव, काफ़ी लेट हो गया है तो मुझे अब घर जाना होगा। तभी शांभवी बोली। ओके तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आरव खड़ा हो गया। ओए तू क्यों जाएगा, तो चुपचाप जाकर ये हेडफोन्स रख और पढ़ाई कर। मैं फ्री हूँ तो मैं इसे छोड़ दूंगा। सारव एकदम से उछल गया। ओके एज योर विश। आरव ने अपना मुंह दबा लिया। ओके बाय मम्मा, आप ध्यान रखना। शांभवी ने आगे बढ़कर सारव की मोम को हक किया। बाय सारव, बाय आरव, बाय। वो मुस्कुराया, जिसके बाद वो दोनों बाहर आ गए। सारव ने गाड़ी निकाली और वो दोनों शांभवी के घर की तरफ निकल गए। एक बात बताओ, तुम्हें अकल नहीं है क्या, सारव ड्राइव करते हुए बोला। क्या किया मैंने, क्या बता रही थी मोम को कि मैंने तुझे जबरदस्ती गाड़ी में डाला, तेरी कमर पकड़कर खींच लेता हूँ, क्या है ये सब। हाँ तो आप हैं ही ऐसे, क्यों करते हैं ये सब, मैं तो बताऊंगी ना। शांभवी ने मुंह बनाया। ओके फाइन, अब से नहीं कर रहा। धन्यवाद, शांभवी बोली तो सारव ने उसे घुरा। वैसे एक बात बताना, मेरी मोम को क्या बताया था तुमने जब से मैं और आरव नहीं थे, उसने पूछा। मैंने तो कुछ नहीं कहा, लगता तो नहीं।
इतना क्यों प्यार बरसा रही थी और मेरी बेटी ये क्या था? मुझे घर से निकाल देने की बात कर रही थी। तो कोई तो बात है, तुमने ज़रूर उनको पट्टी पढ़ाई है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं हूँ ही इतनी प्यारी कि सब मुझसे प्यार करते हैं, सिर्फ आपको छोड़कर। उसने अपना मुँह घुमा लिया। और करूँगा भी नहीं, इसीलिए सपने देखना छोड़ दो मेरे, और साथ ही तुम ना मेरे घर में सेंध मारना भी बंद कर दो। पहले मेरे भाई को छीन लिया और अब मेरी माँ को। मैंने किसी को नहीं छीना, वो पहले से ही छिने हुए थे, लेकिन सामने वाले इंसान में ही दम नहीं था। निकिता जी। उसने मुंह बना लिया। तुम ना मेरे एक्स पर मत जाओ। मैं तो XYZ सब पर जाऊंगी। क्या कर लेंगे आप, बताऊं? सारव ने उसे गुस्से से देखा। बताइए, उसने कहा। तो सारव ने ब्रेक लगा दिए। क्या है, गाड़ी क्यों रोकी? तुम्हें बताना है ना कि मैं क्या कर लूंगा। वो उसकी तरफ मुड़ा। बताइए, बड़े आए, उसने कहा। तो तुरंत सारव ने उसे अपनी तरफ खींचा। वो उसका चेहरा पकड़कर उसके होठों की तरफ देखने लगा। बताऊं? उसने उसकी आंखों में देखा। हाँ बताइए, क्या कर लेंगे, बताइए। शांभवी ने अपना चेहरा और आगे कर दिया और बोली, पप्पी करेंगे आप मुझे? ठीक है, कीजिए। मैं खुद भी चाहती हूँ, कीजिए ना। रुक क्यों गए? आखिर मुझे भी तो पता चले कि आप कितने पानी में हैं। चलिए आगे बढ़िए, मैं खुद भी आ जाती हूँ थोड़ा। उसने अपने होठ और आगे कर दिए। सारा कुछ पलों तक उसे घूरता रहा, फिर झटके से उसका मुंह छोड़ा और कार स्टार्ट कर दी। बस निकल गई हवा, फट्टू। शांभवी को हंसी आ गई, तो सारव ने तिरछी नजरों से उसे घूरा और फिर सामने सड़क पर देखने लगा। शांभवी भी चुपचाप बैठकर नीलिमा जी के बारे में सोचने लगी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। उसके लिए ये सच में बहुत बड़ी बात थी। यही वजह थी कि उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इधर सारव ने जब उसे मुस्कुराते देखा तो वो फिर से सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। वो दोनों जिस तरह से बात कर रहे थे वो नॉर्मल तो नहीं था। दोनों काफ़ी खुश भी थी। वो समझ गया कि कोई बात तो ज़रूर हुई थी, लेकिन क्या, ये उसे पता नहीं चल पा रहा था। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।